अभी नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल फेडरेशन ऑफ GIO का मुनक़द हुआ है, जिसमें मैं प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई हूँ। मेरा नाम सुमैया रोशन है। मेरा ताल्लुक़ बेंगलोर से है, कर्नाटका। मैं अभी फ़िलहाल एक एडवोकेट हूँ। आई एम प्रैक्टिसिंग इन बेंगलोर। जो हमारी जनरल सेक्रेटरी हैं उनका नाम है समर अली। तो उनका बैकग्राउंड है जर्नलिज्म में, और अभी फ़िलहाल वो एक MNC में काम करती हैं। उनका ताल्लुक़ केरला से है। अभी किस चीज़ को लेकर के प्रेस वार्ता आपने आयोजित की थी, उसके बारे में ज़रा विस्तार से बताएं। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नेशनल फेडरेशन ऑफ GIO यानी गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्च के लिए की गई थी। GIO एक तंजीम है जो स्टेट लेवल तक अभी तक काम कर रही थी बहुत से सालों से। तो ऑलमोस्ट हर स्टेट में GIO कायम है। अभी हमारा ये सोचना था कि एक नेशनल लेवल पे भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए GIO का। तो इसीलिए हम एक नेशनल फेडरेशन ऑफ GIO अभी एस्टैब्लिश हुआ है। अभी 3 रोज़ा इसकी मीटिंग वर्कशॉप भी रहा, जिसमें बहुत सारे बातें डिस्कस हुई, बहुत सारे चैलेंजेस या जो भी हमारा वर्क ऑफ एक्शन रहेगा, वर्क प्लान रहेगा, इसके ऊपर बहुत सारा गुफ्तगू हुआ। और प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी का भी मुनक़द हुआ है। अभी हम नेशनल फेडरेशन ऑफ GIO का यही मकसद ये होगा कि वो एक प्लेटफॉर्म दे लड़कियों को, ना कि सिर्फ मुस्लिम लड़कियों को, कि वो अपने कंसर्न्स वॉइस आउट कर सकें, अपने ओपिनियंस को शेयर कर सकें, एक्सप्रेस कर सकें, और उन्हें एक नेशनल रिप्रेजेंटेशन मिल सके। अभी आपने बताया कि 3 दिन की जो मीटिंग हुई उसमें तमाम चैलेंजेस पे बात हुई। तो GIO को क्या लगता है कि नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे कौन सा बड़ा चैलेंज है जो आप एक बड़े चैलेंज के रूप में आप खुद समझती हैं? जी, जैसा कि सबसे पहले हमारा काम होगा और जो जिसका आगाज़ भी हो चुका है, वो ये है कि कंसोलिडेशन ऑफ ऑल दी स्टेट्स। तो जैसे हर स्टेट से हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो फेडरल कमेटी का हिस्सा हैं, तो वो फेडरल कमेटी एक एडवाइजरी बॉडी के तौर पे काम करेगी नेशनल लेवल पे, और उनके चेयर होंगे प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी। तो अभी कंसोलिडेशन के लिए आगे काम करने के लिए जो भी चैलेंजेस होंगे उनके ऊपर गौर व फिक्र की जा रही है। और फिर नेशनल लेवल पे नेशनल इश्यूज जो हैं, मुस्लिम्स के हो सकते हैं या वुमेन इश्यूज हो सकते हैं या कोई और इशू जो नेशनल इंपॉर्टेंस का है, इनको कैसे हम डील करेंगे, इनके ऊपर हमारा क्या स्टैंड होना चाहिए, हमारा कैसा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, इसके ऊपर हमारी गुफ्तगू हुई, इसके ऊपर हमारी चर्चा हुई। तो अभी यही चैलेंजेस को फेस करने के लिए हमारा एक्शन प्लान बना। जमात इस्लामी और उसकी महिला विंग 75 सालों से लगातार इन मुद्दों पे काम कर रही है हिंदुस्तान में, जिसका अभी आपने जिक्र किया। आपको क्या लगता है GIO क्या अलग उससे करेगी, या क्या काम ऐसा है जो जमात खुद एज ऑर्गेनाइजेशन या उसकी महिला विंग नहीं कर पा रही थी? GIO अभी तक इसकी बात, एक नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन GIO को बनाने की बात तो बहुत टाइम से इसकी बात हो रही थी। जब अभी हमारा समझना ये है कि लड़कियों को प्लेटफॉर्म मिलना बहुत ज़रूरी है। हमने देखा है फ्रॉम द प्रीवियस फ्यू ईयर्स, शाहीन बाग हो या फिर उसके बाद हिजाब इशू हो कर्नाटका में, सो गर्ल्स वेर टेकिंग द लीड, मुस्लिम गर्ल्स वेर टेकिंग द लीड, एंड वी सी अ लॉट ऑफ मुस्लिम और अदरवाइज women activists, social activists who have been very active सोशल इश्यूज को एड्रेस करने में, उसको सॉल्व करने में वो बहुत एक्टिव रही हैं। तो ये सिर्फ एक एज डिफरेंस हो सकता है कि लड़कियों को भी एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, जैसे उनको स्टेट में मिल रहा था, एक नेशनल लेवल पे भी उनको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। तो यही मकसद था नेशनल लेवल पे एक GIO कायम करने का। आप कर्नाटक से बिलोंग करती हैं। अभी पिछले दिनों कर्नाटक में हिजाब का मुद्दा छाया रहा, उस मुद्दे को किस तरीके से देखती हैं? जी, कर्नाटका में हमारा जो भी स्टैंड था वो बहुत क्लियर था। वो स्टैंड मीडिया में भी हमने स्टेटमेंट्स दिए इसके ऊपर। तो कर्नाटका में हम समझते हैं कि लड़कियों का ये एक फंडामेंटल राइट है, एक बेसिक राइट है टू चूज व्हाट दे वांट टू चूज, व्हाट टू वेयर और व्हाट रिलीजन दे वांट टू चूज। तो एक रिलीजियस राइट है हिजाब, उनका एक फंडामेंटल राइट है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 25। तो इनका ये हक था, तो हमारा सपोर्ट उनके साथ था। जो भी वो चूज करती हैं अपने लिए, उनके साथ हम भी खड़े थे, और यही स्टैंड हमारा रहा कर्नाटका। GIO का विजन क्या हुआ, एक लाइन में अगर आप बताएं कि हिंदुस्तानी लड़कियों के लिए GIO क्या विजन है, और बाकी जो समाज की लड़कियां हैं उनको कैसे अकोमोडेट करेंगी? क्या कोई स्पेस का प्रावधान, कोई प्रोविजन आपके पास है उन लड़कियों को भी आपके उसमें अकोमोडेट करने का? बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक लाइन तो नहीं कहूंगी, मैं 2 बातें यहाँ पे कहना चाहूंगी। एक तो एक प्लेटफॉर्म देना लड़कियों को
रिप्रेजेंटेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म देना बहुत ज़रूरी है। वो प्लेटफॉर्म हम देना चाह रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि लड़कियों को तैयार करना नेशन के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, वो कैसे अपने स्किल्स को, अपने टैलेंट्स को वो नरिश कर सकती हैं और उभार सकती हैं कंट्रीब्यूशन करने के लिए नेशन के तरक्की के लिए। तो यही इस चीज़ों पे हमारा काम होगा। राष्ट्रीय स्तर पे महिलाओं के लिए क्या सबसे बड़ा एक चैलेंज, आप बताइए जरा, आप क्या फील करती हैं नेशनल लेवल पे मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या चैलेंज है? आज का जो सोशल पॉलिटिकल सिनेरियो है, अगर वो मैं देखूं तो एक मेरे नज़र में एक चैलेंज ये था कि मीडिया में रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम वुमेन का। तो एक हमारा फेडरेशन का यही ऑब्जेक्टिव भी है कि कैसा मीडिया रिप्रेजेंटेशन या मीडिया में स्पेस मिले लड़कियों को, मुस्लिम वुमेन को, टू रेज आउट देयर कंसर्न्स। तो यही मेरा मानना है एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैलेंजेस है। बहुत सारे फेमिनिस्ट मूवमेंट यहाँ पे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी बहुत उनका असर देखने को मिलता है। आप किस तरीके से उसको देखती हैं? क्या ऐसे चैलेंज देखती हैं आप उसको? या बहुत सारे लोग उसको कहते हैं कंडीशनिंग ऐसी हुई कि हिजाब लड़की लगा रही है, आप कैसे उसको काउंटर करती हैं उनके विचारों को? नहीं, ये तो एक मिसकंसेप्शन है कि अगर लड़कियों से अगर आप बात करें, जैसे हिजाब का भी इशू हुआ, जब लड़कियों से पूछा गया उनकी क्या राय थी, उनका क्या चॉइस था, पूछा गया, तो लड़कियां खुद समझती हैं कि वो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ देयर रिलीजन एंड इसीलिए वो कर रही हैं। तो ये मिसकंसेप्शन है कि लड़कियों को इस तरीके से ट्रेन किया गया है, इस तरीके से उनकी अपब्रिंगिंग की गई है कि दे आर फोर्स्ड टू चूज अ फ्यू थिंग्स। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ फेमिनिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट्स, we will find a common ground where we can work together। तो अब हम सबको साथ में चल के काम करना है and this is not एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है वेयर वी विल बी कम्पीटिंग विथ ईच अदर। सबको साथ मिलके काम करना है, एक दूसरे के ओपिनियंस को, डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करके काम करना है। तो हमारा यही हमारी कोशिश रहेगी कि दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या सोशल एक्टिविस्ट्स हैं उनके साथ भी हमारा रिलेशनशिप बढ़े और उनके साथ हम काम कर सकें। आखिरी सवाल ये कि अभी कर्नाटक में जब हिजाब इशू हम लोगों ने देखा तो तमाम जो प्रोटेस्ट हो रहे थे हर तरफ से, राइट विंग की तरफ से, तो उसमें हमने देखा कि जो लड़कियां मुस्लिम लड़कियां जो हिजाब पहनी थी उनके अगेंस्ट में एक ग्रुप ऐसा भी था लड़कियों का जो भगवा दुपट्टा या भगवा गमछा डाल के आई थी और बहुत ही एग्रेसिव, आक्रामक रूप उनका दिखने को मिला। इससे लगता है कि कर्नाटक में सांप्रदायिकता, नफरत बहुत गहराई तक उसका असर दिखता है। उसको GIU किस तरीके से देखता है? क्योंकि स्टेट प्रेसिडेंट भी आप थी और अब नेशनल लेवल पे, और वही चीज नॉर्थ इंडिया में भी है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो GIU गर्ल्स को एक प्लेटफॉर्म तो दे रहा है, वो अच्छा है, बहुत पॉजिटिव चीज है, लेकिन दूसरी तरफ ये जिन लड़कियों में पहले से ही नफरत जो है उनमें पाई जाती है और बहुत गहराई कर चुकी है, तो उसको किस तरीके से आप उनको कैसे उनको एक बेहतर उस पर लाएंगी संवैधानिक मूल्यों पे? जी, थोड़ी जगह में ये भी देखने को मिला और बहुत अफसोस की बात है कि जो भी एक साथ जो बच्चियां पढ़ रहे थे, एक क्लासरूम से पढ़ रहे थे, अचानक ये डिफरेंसेस उनमें देखने मिले। पर मैं ये समझती हूँ कि अगर हम किसी भी चीज़ को अगर हम टैकल करना है, अगर कोई हमारे सामने चैलेंज आ रहा है, तो वी कांट टेक इट एज हम उनको एक दुश्मन के तौर पे नहीं देख सकते या एक एनिमी के तौर पे नहीं देख सकते। दे आर ऑल्सो आवर फेलो सिटीजन्स। तो अगर उनके अंदर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकंसेप्शन है या उनके अंदर कोई नफरत है, तो हम उसको, पहला हमारा काम यही रहेगा कि हम उसको दूर करें। उनको नफरत के बदले में हम उनको मोहब्बत दें और उनको ये समझाएं कि हमारा जो विजन है, हमारा जो काम है या हमारा जो मकसद है, दैट इज ऑल्सो इन लाइन्स विद व्हाट दे वांट फॉर द नेशन, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। तो हमारा उनके साथ एक नेगेटिव अप्रोच नहीं रहेगा, बस बहुत पॉजिटिव अप्रोच रहेगा। एंड यही हमारी कोशिश रहेगी कि उनको हम उनके जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है जिसकी वजह से वो नफरत फैली है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स को हम दूर कर सकें। नेटवारों से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया।